एवरीवन, वेलकम टू इजी सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइज, आप मुझे कमेंट करके इस बात को जरूर बताइएगा कि आपको इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 समझ में आए, कैसी लगी आपको क्लासेस। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एंड आई बटन को चेक करके भी आप उन वीडियो के लिंक देख सकते हैं। तो आप इसके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी जरूर देखिएगा। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा इसका पार्ट अभी बाकी रहता है। एंड वन मोर थिंग गाइज, आप लोग मुझे कमेंट करके ये भी जरूर बताइएगा कि आप लोगों को जो लेक्चर्स चाहिए उसी तरीके से पार्ट्स में चाहिए, या फिर मैं इसकी कंप्लीट वीडियो डालूं। मतलब कंप्लीट अगर डालूंगी तो वो ऑलमोस्ट 1 आवर की जाएगी। तो अगर आपको 1 घंटे की एक प्रॉपर वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर इसी तरीके से पार्ट्स में आप लोग वीडियो चाहते हैं तो भी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड गाइस, कमेंट किया करो ना, क्लास खत्म होने के बाद आप कमेंट करके मुझे बताया करो। कोई डाउट है या कोई भी क्वेरी, कोई सजेशन, आप लोग मुझे जरूर बताया कीजिए कमेंट करके। तो चलिए बच्चे, शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस का पार्ट 3। आज इसको कंप्लीट करने वाले हैं, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज करने वाले हैं, एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको आज की क्लास के अंदर बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, फर्स्ट इज हेरिडिटी क्या होता है मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। फटाफट से आपको क्विक रिवीजन करवा देती हूँ ताकि पीछे का आप लोगों को याद आ जाए, वरना पीछे का अगर भूल जाओगे तो आगे का पढ़ने में समझ नहीं आएगा ना। एक बार फटाफट से पीछे का रिवाइज करवा देती हूँ। हेरिडिटी क्या होता है? जो भी आप अपने पेरेंट्स से जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन किए जाते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के पास, उसको क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। एंड उसके अंदर कुछ क्या आती है? कुछ वेरिएशंस आती हैं। लाइक एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, देन अगली जनरेशन में कुछ वेरिएशंस क्या होती हैं? ऐड ऑन होती रहती हैं। एंड आफ्टर दैट क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में, लाइक अगर मैंने बोला कि एफ प्रोजेनी से लेकर के F100 तक, इतना मतलब अगर इतना ज्यादा प्रोजेनी उसका क्रिएट किया जाता है तो क्या होता है? ए लॉट ऑफ वेरिएशंस आर देयर। ठीक है, लॉट्स ऑफ वेरिएशन आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो F100 प्रोजेनी होगा वो कंप्लीटली डिफरेंशिएट करेगा किससे? F से। बिल्कुल उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स F से मैच ही नहीं करेंगी, बिल्कुल वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन। नेक्स्ट इज फादर मदर का मैंने बता दिया था आप लोग। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फादर से लिए जाते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मदर से लिए जाते हैं। नेक्स्ट, इनहेरिटेड ट्रेड्स। इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होते हैं? जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? पास किए जाते हैं जनरेशन टू जनरेशन। एंड एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होते हैं? जो कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन नहीं किए जाते हैं, जिन्हें खुद एक्वायर करना पड़ता है, लाइक मेंटल स्ट्रेंथ, बॉडी स्ट्रेंथ। दीज आर द ट्रेड्स। ओके, नेक्स्ट, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में हमने स्टडी किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे? फादर ऑफ जेनेटिक्स थे। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने हमें बताया था जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स का फादर इनको बोला जाता है। कंप्लीट जो जेनेटिक्स के ऊपर स्टडी की थी वो इन्होंने ही की थी। एंड इन्होंने जो अपनी कंप्लीट स्टडी की थी वो किसके ऊपर की थी? पी प्लांट के ऊपर की थी। इन्होंने मटर के पौधे को यानी कि पी प्लांट को ही क्यों चूज किया अपनी स्टडी के लिए? तो पी प्लांट को इन्होंने इसलिए भी चूज किया क्योंकि पी प्लांट के अंदर इन्होंने क्या किया? बहुत सारी वेरिएशंस देखी, है ना। क्योंकि पी प्लांट का लाइफ जो लाइफ होता है ना, उनका लाइफ लॉन्ग बहुत कम था, तो इसलिए उन्होंने बहुत सारी वेरिएशंस देखी। तो इन्होंने कितने ट्रेड्स को स्टडी किया? इन्होंने 7 ट्रेड्स को स्टडी किया। सीड शेप, सीड कलर, सीड कॉर्ड कलर, पॉट शेप, पॉट कलर, फ्लावर पोजीशन एंड स्टीम लेंथ। अब 2 तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे इन्होंने। फर्स्ट इज डोमिनेंट एंड सेकंड इज रिसेसिव। के 2 तरीके के कैरेक्टर होंगे। क्या होगा बच्चों? एक कैरेक्टर तो क्या होगा? अपने आप को शो करने की पावर रखता है, हालांकि दूसरा कैरेक्टर क्या करता है? अपने आप को शो करने की पावर नहीं रखता है। ये चीजें मैं थोड़ा फास्ट में इसलिए बता रही हूँ कि मैं ऑलरेडी इन चीजों के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट, मेंडल एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने ये आपको ये भी याद रखना था कि एडिपल पी को हम क्या बोलते हैं? पाइसम सटाइवम। इन्होंने अपना रिजल्ट मेंशन किया था। अब इन्होंने 2 तरीके की हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस एक्सपेरिमेंट किया था। 2 तरीके का एक्सपेरिमेंट किए थे इन्होंने। फर्स्ट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट्स एंड सेकंड इज ड्राई हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट। अब मोनो हाइब्रिड में क्या था? मैं कल बता चुकी, एक बार रिपीट कर देती हूँ कि 2 तरीके के प्लांट लिए। एक तो जो था वो कंप्लीटली लॉन्ग था और दूसरा क्या था? कंप्लीटली शॉर्ट था। तो इसको किससे डिनोट किया मैंने? कैपिटल टी, और इसको किससे डिनोट किया था? स्मॉल टी। अब मेरा प्लांट कैसा होगा? टॉल होगा। ठीक है, अब अगर मैं दोबारा इनकी क्रॉस करवाती हूँ, कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। मैंने क्या किया? इनका क्रॉस एक्सपेरिमेंट करवाया तो क्या हुआ? टी एंड टी। अगेन यहां मेरे पास कितने रिजल्ट आ रहे हैं? 4 रिजल्ट आ रहे हैं, है ना। 2 का स्क्वायर 4 रिजल्ट आ रहे हैं मेरे पास। अब यहाँ पर प्लांट कैसा आ रहा है मेरे पास? चारों ही कंडीशन की अगर मैं बात करूं, चारों ही कंडीशन में मेरे पास प्लांट कैसा आएगा? टॉल आएगा। ठीक है, अगर अब इसके दोबारा से क्रॉस करवाया जाए इनको दोबारा से, लाइक अब मेरे पास क्या आ गया था? टी टी
एंड टी टी। अब अगर मैं इनके क्रॉस एक्सपेरिमेंट कराऊं तो क्या आ रहा है मेरे पास, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, अभी स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब मेरे पास टॉल प्लांट कितने हैं, 3, स्मॉल कितने आ रहे हैं 3, और टॉल कितने आ रहे हैं, टॉल कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है ना। अब यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो आ जाएगा। आपको फिनोटाइपिक याद रखना है। फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर फिनोटाइपिक रेशियो क्या आ जाएगा, टॉल कितने हैं 3, सो 3:1। और जीनोटाइपिक रेशियो कितना आएगा, जीनोटाइपिक रेशियो किस तरीके से आएगा, आप देखिए कंप्लीटली टॉल कितने हैं, 1 है, गॉट इट। टॉल कितना है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है, और स्मॉल टी कितने हैं 1 है। तो ये आ जाएगा मेरे पास क्या, फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो। तो इस तरीके से फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो में निकाल पाऊंगी। मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट की मैंने यहां पर बात कर ली, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं, आगे कैसे बात करते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब मैं आप लोगों ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस तो पढ़ लिया कि अगर मैंने एक सिंगल प्लांट की बात की कि कंप्लीटली टॉल है या वो कंप्लीटली शॉर्ट है, अगर इस तरीके से मैं बात करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट आ जाता है। अब बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट की, कि डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट में क्या चीजें आ रही हैं। अभी हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट क्या था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट में हमने किसकी बात की थी, सिंगल ट्रेट की बात की थी ना, सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी कि या तो प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा, और या तो प्लांट कैसा होगा, शॉर्ट होगा। सिंगल ट्रेट की बात कर रहे थे ना। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या करेंगे, हम डबल ट्रेट्स की बात करेंगे, डबल ट्रेट्स की बात करेंगे। डबल ट्रेट कैसे कि एक ही प्लांट में हम 2 वेरिएशन को स्टडी करेंगे। किस तरीके से करेंगे, चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसको, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं किस तरीके से करने वाले हैं। लाइक मैंने क्या बोला कि मेरे पास 2 प्लांट है, पहले प्लांट के अंदर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सी, वो टॉल भी है और कैसा है, राउंड भी है ना, टॉल भी है और कैसा है, राउंड भी है। और दूसरा प्लांट मेरे पास कैसा है, जो शॉर्ट भी है, ड्रॉप भी है, और कैसा है, वो रिंकल्ड भी है। समझ रहे हो बात को। मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट मैंने क्या किया था गाइस, इसमें मैंने सिंगल ट्रेट को स्टडी किया था, लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस में किसको स्टडी करने वाली हूं, मैं 2 ट्रेट्स को स्टडी करने वाली हूं, डबल ट्रेट्स को स्टडी करने वाले हैं, टॉल एंड राउंड, शॉर्ट एंड रिंकल्ड। बात समझ रहे हो ना आप लोग, समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि यस मैम समझ में आ रहा है। अब चलिए अब करवाएं इनको क्रॉस में, तो क्या आ रहा है देखिए, अगर मैं इनको क्रॉस में कराऊं तो भी क्या आएगा, प्लांट तो टॉल ही रहेगा, मुझे पता है क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, और प्लांट कैसा रहेगा, राउंड रहेगा, ये भी मुझे पता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये मेरे पास डोमिनेंट कैरेक्टर है, और डोमिनेंट कैरेक्टर क्या करता है, अपने आप को शो करने की पावर ज्यादा रखता है बजाय कि किसके, रिसेसिव के। अब अगर हम इनको क्रॉस में एक्सपेरिमेंट करवाते हैं इनका, अगर इनको क्रॉस एक्सपेरिमेंट करते हैं इनका, तो क्या आएगा, टॉल टॉल एंड टॉल टॉल, इस तरीके से करेंगे तो मेरे पास कितने आ रहे हैं, कितने मेरे पास रिजल्ट आ रहे हैं। लाइक जब मैंने टी टी एंड स्मॉल टी को करवाया था क्रॉस एक्सपेरिमेंट इनका, तो मेरे पास कितने रिजल्ट आए थे, यहाँ पर 2 था ना, तो 2 का स्क्वायर कितने रिजल्ट आए थे मेरे पास, 4। यहाँ पर कितने रिजल्ट आएंगे मेरे पास, यहाँ पर तो ऑलरेडी 4 है, 4 का स्क्वायर कितने रिजल्ट आ रहे हैं, 16 रिजल्ट आएंगे ना मेरे पास, गॉट इट, 16 रिजल्ट आएंगे, ग्रेट। चलिए अब इनको लिखने के लिए क्या मैं इस तरीके से सबको क्रॉस करवा के लिखूंगी ना, तो नहीं हो पाएगा, है ना। 16 रिजल्ट आ रहे हैं मेरे पास। अब मैं अगर इनको क्रॉस करवा के लिखूंगी तो नहीं हो पाएगा ना, ये क्रॉस करवाने से नहीं हो पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है, उस मेथड को क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर मेथड। ठीक है, पुनेट स्क्वायर मेथड होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, टेबल के अंदर इनको अरेंज करते हैं। किस तरीके से अरेंज करते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको टेबल में अरेंज कर सकते हैं। मैंने टेबल बना ली है, मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरीके से इसके अंदर क्रॉस एक्सपेरिमेंट करवाएंगे। जैसे कि मेरे पास 4 ही पॉसिबिलिटीज आ रही है, जिससे कैपिटल टी से मैंने किसको डिनोट किया है, टॉल को, और शॉर्ट टी से मैंने किसको किया है, शॉर्ट को, आर से मैंने किसको रिप्रेजेंट किया है, राउंड को, एंड स्मॉल आर से मैंने रिप्रेजेंट किया है किसको, रिंकल्ड को। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ जाएंगी बातें। तो अब देखिए, अब अगर क्रॉस में करवाते हैं, यहाँ पर क्या आ रहा है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी
कैपिटल आर कैपिटल, इस तरीके से क्या कर सकते हो आप टेबल को अरेंज कर सकते हो। मैं आपको दिखा देती हूँ, ऑलरेडी मेरे पास टेबल अरेंज है, ये देख लीजिए आप। इस तरीके से क्या किया जा सकता है, टेबल को अरेंज किया जा सकता है डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर। यहाँ पर क्या ले रखा है, यहाँ पर येलो राउंड, अच्छा ठीक है, यहाँ पर और तरीके से ले रखा है ना, मैंने वहां पर टॉल का लिया था, यहाँ पर येलो का ले रखा है, ठीक है, येलो कलर का और राउंड शेप का। गॉट इट, मतलब किसी का भी ले सकते हो आप। एक आपको डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक उठाना है और एक आपको रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स उठाना है। अब ये मेरे पास पी जनरेशन थी, अब यहाँ से क्रॉस करके मेरे पास क्या आया, F1 जनरेशन है, यानी कि फिनोटाइप आ गया, ठीक है। अब ये मेरे पास आ चुका है, क्या कराया गया है यहाँ पर करवाई गई है बच्चों इसकी क्रॉस एक्सपेरिमेंट। उसी तरीके से टेबल बना करके गैमेट्स फ्रॉम हेट्रोजाइगस पेरेंट्स, और यहाँ पर भी गैमेट्स फ्रॉम हेट्रोजाइगस पेरेंट्स, ठीक है। अब ये गैमेट्स है मेरे पास, अब आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि या तो यहाँ से ये कंप्लीट ये आए आर, ठीक है, यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया और यहाँ से ये आया, यानी कि मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या बनी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब अगर मैं इसको क्रॉस में एक्सपेरिमेंट करवाती तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती है कि या तो इस वाई का किसके साथ जाए क्रॉस, इस कैपिटल आर के साथ, या इस वाई का किसके साथ जाए, छोटे वाई के, इसके स्मॉल वाई के साथ, या कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर के साथ, है ना। इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, इनकी क्रॉस हाइब्रिड की जा सकती है। अब जितनी भी मेरे पास पॉसिबिलिटीज थी ना, सारी की सारी कहां लिख दी गई, टेबल के अंदर लिख दी गई कंप्लीट। किसके लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इस मेथड को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए। अब यहाँ पर अगर क्रॉस करवाएंगे तो कितना आ रहा है, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर। इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, इसको क्रॉस एक्सपेरिमेंट क्रॉस इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं कि फिनोटाइपिक रेशियो क्या आ रहा है भाई इनका। फिनोटाइपिक रेशियो किस तरीके से आएगा, इसके अंदर देखिए जहां पर कैपिटल वाई और कैपिटल आर है वहां पर तो यही डोमिनेंट है ना, इन्हीं की चलेगी। तो ऐसे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही है ना, 8 9 है ना मेरे पास। तो फिनोटाइपिक रेशियो में ये कितना आया, 9 रेशो। अब बात करते हैं कि अब हमारे पास स्मॉल वाई वाले कितने हैं। स्मॉल वाई वाई देख लीजिए, 1 2 3, कैपिटल आर 1 है, यहां पर तो स्मॉल आर भी आ रहा है ना, कैपिटल आर वाले स्मॉल आर वाले हैं, 1 2 एंड 3 आ गए मेरे पास। सो 9 रेशो 3 रेशो, इसी तरीके से 3 रेशो और 1 किसके लिए आ रहा है, ये कैपिटल वाई, ओके इसके लिए 1 आ रहा है ना, कैपिटल वाई कैपिटल आर एक ही बार है। तो ये आ गया अपना क्या, फिनोटाइपिक रेशियो। तो इस तरीके से आप फिनोटाइपिक रेशियो निकाल सकते हो। इसको प्यूनेट स्केयर मेथड बोलते हैं, जिस मेथड से हम क्या बनाते हैं, टेबल के अंदर इसको अरेंज करते हैं। किसके लिए, अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा अच्छा करने के लिए, क्योंकि इन चीजों को समझना क्या हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आई नो बहुत सारे बच्चों को चीजें समझ में नहीं आ रही कि मैम क्या वाई आर किए जा रहे हो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। आई अंडरस्टैंड, आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है ये, स्पेशली जब आप इसका क्रॉस एक्सपेरिमेंट करते हो ना, तो ये तो बहुत ही टफ रहता है समझना कि किसका क्रॉस एक्सपेरिमेंट किसके साथ करवाया जाए, है ना। ये क्रॉस करवाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, आई नो आई अंडरस्टैंड, एक बार में नहीं समझ में आएगा, बट जितना समझ में आ रहा है उतना आप समझिए। जितना नहीं समझ में आ रहा है वो आपको क्वेश्चंस की फॉर्मेट में सारा समझ में आ जाएगा। आज कुछ क्वेश्चंस भी करवाने वाली हूँ आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन की फॉर्मेट में आपको काफी सारी चीजें आज समझ में आ जाएंगी। अगर नहीं समझ में आ रही है चीजें तो ज्यादा बर्डन अपने दिमाग के ऊपर मत लीजिएगा, धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, एक बार में तो कुछ भी नहीं होगा ना। आप एक काम करिएगा, ये टेबल अपने हाथों से खुद बना करके देखिएगा एंड देन इसका फिनोटाइपिक रेशियो निकालने का ट्राई करिएगा, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आता है तो मैं तो हुई आप लोगों के लिए, आप कमेंट करके मुझे बता देना, मैं इसका 1 शॉर्ट रिवीजन वीडियो दोबारा ले आऊंगी एक बार, ठीक है। ऑलरेडी एक बार मैं इसको करवा चुकी हूँ अनअकैडमी पर, अभी दोबारा करवा रही हूँ और एग्जाम से पहले 1-2 बार और करवा दूंगी इसकी, ठीक है, स्टडी। तो टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, मेंडल्स लॉ। चलिए भाई अभी कुछ लॉज देख लेते हैं। भाई मेंडल्स ने कुछ लॉ भी दिए थे, क्या क्या लॉ दिए थे। फर्स्ट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था, सम एलिल्स आर डोमिनेंट एंड कवर अप द रिसेसिव एलिल्स। अब ये वर्ड कुछ नया लग रहा होगा ना, समझ में नहीं आ रहा होगा एलिल्स क्या होता है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। एलिल्स का मतलब आप एक तरीके से समझ सकते हो, इसको जीन्स की तरह समझ सकते हो, हालांकि ये जीन नहीं है, लेकिन आप इसको समझने के लिए समझ लीजिए कि जीन्स है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स को ही बोल रही हूँ कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, वो कवर अप कर देते हैं किसको, रिसेसिव एलिल्स को, है ना। रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर देते हैं, वो कवर अप कर देते हैं। ऑब्वियसली करेंगे, जो डोमिनेंट होगा वो रिसेसिव को कवर अप तो करेगा ना।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ सिग्रेशन, यहाँ पर इंडिपेंडेंट आएगा, सॉरी मैंने गलत कर दिया ना इसको, यहाँ पर इंडिपेंडेंट आएगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इसमें क्या होगा, एन ऑर्गेनिज्म हैव 2 एलील्स फॉर ईच जेनी बट दे कैन ओनली पास ऑन 1। अब इसको ध्यान से समझना, एक ऑर्गेनिज्म है, लाइक मैंने बोला था ना आप लोगों के पेरेंट्स का, मैं कुछ एग्जांपल लेकर के आप लोगों को समझा देती हूँ। देखिए ये फादर है और ये मदर है। अब जब इनका क्या होगा, जब इनके बच्चे के अंदर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं तो क्या होगा कि करेक्ट, जैसे कि मान लीजिए फादर की आई का कलर है ब्लैक और मदर की आई का कलर है ब्राउन, तो अब बच्चा क्या मिक्स वेज थोड़ी ना बन जाएगा कि थोड़ा सा ब्लैक ले लिया थोड़ा सा ब्राउन ले लिया, है ना, या तो वो ब्लैक लेगा या तो वो ब्राउन लेगा। मतलब उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को पास करने के लिए, या तो कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से आए, फादर से आए, या फिर कहाँ से आए, मदर से आए। हालांकि ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, ये नेचुरल होती है कंप्लीटली चीजें। तो ये क्या करता है, ये कंप्लीटली डिफरेंशिएट करता है चीजों को। कि देखिए इसके अंदर पढ़िए आप ध्यान से कि 2 एलील्स होंगे ईच जनरेशन बट दे कैन ओनली पास ऑन 1। सिर्फ एक के जो क्या होंगे वो पास ऑन किए जाएंगे, दूसरे के पास ऑन नहीं किए जाएंगे, ठीक है। मतलब फादर की अगर आई कलर आ रहा है तो मदर का आई कलर नहीं आएगा, समझ रहे हो बात को। सिर्फ एक ही पर्सन का क्या होगा, बच्चे के अंदर आई कलर आएगा, या हेयर कलर है या बॉडी कलर है, जो भी है वो एक ही पर्सन से आएगा, डिपेंड करता है वो नेचुरल चीजें हैं। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन लॉ क्या है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द एलील्स फॉर ईच जीन सेग्रेशन फ्रॉम ईच अदर सो दैट ईच गैमेट कैरीज ओनली 1 एलील फॉर ईच जेनी। देखिए अब ये बात भी थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि फादर और मदर क्या हो रहा है, जब गैमेट फॉर्मेशन की जा रही है ना तो ये फादर पे डिपेंड करता है, ना ये मदर पे डिपेंड करता है। मतलब ना ये मेल पर्सन पे डिपेंड कर रहा है, ना ये फीमेल पर्सन पे डिपेंड कर रहा है कि क्या जीन्स किसके, कौन से पर्सन के कौन से जीन्स बच्चे के अंदर आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते ना कि मदर बोल रही है कि मैं डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दे रही हूँ ये वाला, तो तुम रिसेसिव दे दो, ऐसा नहीं हो सकता ना। मतलब ये चीजें क्या करती है, इंडिपेंडेंट होती हैं, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती हैं। या तो क्या होंगे गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट फॉर्मेशन किया जा रहा है, जब वो हो रहा है, तब या तो कैरेक्टरिस्टिक्स मदर से आ रहे हैं या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फादर से आ रहे हैं, लेकिन ये क्या होंगे, एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होंगे। मतलब ये जरूरी नहीं है कि मदर से यही कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है और फादर से वो कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है, दोनों आपस में डिसाइड तो नहीं कर सकते ना इस चीज को। तो ये क्या होता है, ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रहता है। गॉट इट, आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी अभी मेंडल्स लॉ क्या था। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ हाउ टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ चाइल्ड। किस तरीके से चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन किया जा सकता है, कैसे पता लगेगा कि लड़का है कि लड़की है। तो ये कंप्लीटली किस पे डिपेंड करता है, ये मेल पे डिपेंड करता है। हालांकि ये नेचुरल चीजें हैं बट स्टिल ये मेल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो फीमेल बॉडी है उनके अंदर कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 2 ही, एक सिंगल क्रोमोसोम है XX। लेकिन फादर के अंदर कौन से क्रोमोसोम पाए जाते हैं, X एंड Y। अगर X ने क्या किया, फर्टिलाइज किया किसके साथ, X के साथ, तो कैसी फॉर्मेशन होगी, गर्ल चाइल्ड की फॉर्मेशन होगी। अगर Y ने किसके साथ फर्टिलाइज किया, X के साथ फर्टिलाइज किया, देन क्या होगा, देन एक बेबी बॉय की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये कंप्लीटली डिपेंड किसके ऊपर करता है, मेल के ऊपर डिपेंड करता है कि मेल के अंदर कौन सा स्पर्म फर्टिलाइज किया जा रहा है। गॉट इट। तो ये ज्यादा चीजें आपको कब समझ में आएंगी, जब हम वो वाला चैप्टर करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसमें ज्यादा डिटेल में आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी आप लोग इतना ही समझ लीजिए कि अगर XX फर्टिलाइज करते तो क्या बनता है, बेबी गर्ल, और अगर X और Y ने फर्टिलाइज किया देन क्या बना, बेबी बॉय। तो ये कंप्लीटली किस पे डिपेंड कर रहा है, ये मेल पर्सन पे डिपेंड कर रहा है, फादर पे डिपेंड कर रहा है, मदर पे कोई चीजें डिपेंड नहीं कर रही है। गॉट इट। तो मुझे लग रहा है आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी। ज्यादा चीजें हम हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाले चैप्टर में कवर अप कर लेंगे। तो ये था आपका चैप्टर बच्चों। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देख लेते हैं जो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए करने। तो वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं एंड इसके बाद आप लोग कौन सा चैप्टर करना चाहोगे नेक्स्ट, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस या फिर लाइफ प्रोसेस। तो ये बात आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर करना है। तो चलिए अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस व्हिच टेक्स प्लेस इन द परमिटिव ऑर्गेनिज्म ओवर मिलियंस ऑफ ईयर इन व्हिच न्यू स्पीशीज आर प्रोड्यूस्ड इज नोन एज। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना आप लोगों को कि क्या होता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद क्या होता है, जब न्यू स्पीशीज फॉर्म की जाती है तो वहां पर ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं ना। मतलब अगर मैंने बात की कि F प्रोजेनी F1 का प्रोजेनी कितना F2, इस तरीके से चलते चलते अगर मैं F100 या F300 की बात करूं तो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। मतलब F हो सकता है कि जो F100 है उसके अंदर F का सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स भी ना दिखे, कंप्लीटली डिफरेंशिएट करे।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन। इस सीक्वेंस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसीजर को क्या बोला जाता है, इवोल्यूशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if a normal cell of human body contains 46 pair of chromosomes, then the number of chromosomes in a sex cell of human being is most likely to be। आपको पता है ना कि ह्यूमन बॉडी के हर सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, 46 पेयर नहीं आएगा यहाँ पर, 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, या फिर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन सेक्स सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं, 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें से एक क्रोमोसोम क्या होता है, वो सेक्स क्रोमोसोम उसको बोलते हैं। लाइक अगर मदर के अंदर बात करूं तो क्या होता है, XX, और फादर के अंदर क्या होता है, XY। ठीक है, तो ये कितने प्रेजेंट रहते हैं, 23 मदर के अंदर यानी फीमेल बॉडी के अंदर, और 23 मेल बॉडी के अंदर। कंप्लीट कितने हो गए, 46। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what will be the number of chromosomes present in each gamete produced by the plants if the palisade cells of a species of plant contain 28 chromosomes in all। अगर कंप्लीटली ये बोल रहा है कि 28 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, तो कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे किसके अंदर, अगेन सेक्स सेल के अंदर। तो मैंने बता दिया ना आप लोगों को कि एक सेल के अंदर, नॉर्मल सेल के अंदर जितने भी क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं ना, तो सेक्स सेल के अंदर क्या होते हैं, जैसे कि अगर n क्रोमोसोम प्रेजेंट है नॉर्मल सेल के अंदर, तो सेक्स सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे, n/2, ताकि n/2 एंड n/2 मिलकर के कितने बनाए, n क्रोमोसोम्स बनाए। अगर n प्लस n करेंगे तो कितने क्रोमोसोम बन जाएंगे, 2n क्रोमोसोम बन जाएंगे, जो कि क्या है, कंप्लीटली रॉन्ग है। तो कितने प्रेजेंट होंगे, 14 प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है, a cross between a tall plant and short plant resulted in progeny that were all the plants as। अगर मैंने बात की कि टॉल प्लांट एंड शॉर्ट प्लांट की, तो क्या होगा, टॉलनेस इज अ डोमिनेंट ट्रेट। ऑलवेज टॉल होगा ना, प्लांट टॉल ही होगा, क्योंकि टॉलनेस क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है। नेक्स्ट देखिए, इन अ पी अ प्योर टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ प्योर शॉर्ट प्लांट, तो रेशो क्या होगा, प्योर टॉल का प्योर शॉर्ट के साथ F2 जनरेशन के अंदर। ये चीज ध्यान से देखनी ना आपको, F2 जनरेशन। चलिए करते हैं क्रॉस एक्सपेरिमेंट। क्या आएगा, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, अगेन कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T, हाँ कैपिटल T स्मॉल t। यही आ रही ना कंडीशन, ये क्या बनी, ये मेरे पास F1 जनरेशन आई। मेरे को कौन सी चाहिए, F2 जनरेशन चाहिए ना, तो F2 जनरेशन के लिए किसका क्रॉस एक्सपेरिमेंट करवाएंगे, कैपिटल T स्मॉल t एंड कैपिटल T स्मॉल t। तो क्या आ रहा है, कैपिटल T, कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t कैपिटल T एंड स्मॉल t स्मॉल t। तो बताइए भाई, कंप्लीटली टॉल और कंप्लीटली शॉर्ट कितने आ रहे हैं, 1:1। हालांकि ये भी टॉल होंगे, आप बोलोगे मैम ये भी तो टॉल ही है, हाँ ये टॉल है, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट भी आ रहा है, तो यहाँ तो सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से प्लांट टॉल है ना, कंप्लीटली प्योर टॉल नहीं है। तो प्योर टॉल कितना है, एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। अभी मैंने बताया वाई क्रोमोसोम इन स्पर्म, स्पर्म के अंदर जो वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा वो डिटरमाइन करेगा कि बच्चे का सेक्स कैसा है। ठीक है, द नेक्स्ट इज, which one is a possible progeny in F2 generation of pure bred tall plant with round seeds। अच्छा ये वही वाला है ना, अभी मैंने बताया ना आप लोगों को, तो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज आ रही है इसके अंदर, टॉल प्लांट राउंड सीड के साथ भी आएगा। अभी बताया था ना मैंने, टॉल एंड टॉल, ये इस तरीके से, तो अगर क्रॉस करवाएंगे तो सारी पॉसिबिलिटीज अपने पास आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंट्रोल्ड बाय जीन्स। जीन्स के द्वारा क्या कंट्रोल नहीं किया जाता है, तो वेट ऑफ अ पर्सन नहीं डिपेंड करता है, हालांकि हाइट डिपेंड कर जाती है, तो ओनली वन इसका राइट आंसर आएगा। वेट डिपेंड नहीं करता है ना, वेट तो वही, ये तो मैंने बताया ना एक्वायर्ड ट्रेट्स है कि बॉडी कैसी बन रही है, वजन कितना है। जरूरी नहीं कि पेरेंट्स का अगर वजन ज्यादा है तो बच्चे का भी ज्यादा होगा, या बच्चे पेरेंट्स का कम है तो बच्चे का कम होगा, ये इस बात जरूरी नहीं है। तो वेट ऑफ अ पर्सन डिपेंड नहीं करता है जीन्स के ऊपर। नेक्स्ट इज, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट अ मेल प्रोजेनी विल बी अ बॉय। तो कितनी है भाई, 50%। 50% पॉसिबिलिटी है कि मेल प्रोजेनी हो और 50% पॉसिबिलिटी है कि फीमेल प्रोजेनी हो। ठीक है, द नेक्स्ट इज, अच्छा मेल प्रोजेनी के लिए तो चलो फिर भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है बॉय की 50% है। यहाँ पर अगर फीमेल होता तो आंसर क्या आता, फिर पॉसिबिलिटी नहीं है ना बॉय की, फीमेल के पास तो नेक्स्ट है, इफ अ राउंड ग्रीन सीडेड पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद रिंकल्ड येलो सीडेड पी प्लांट, तो सीड प्रोड्यूस इन F1 जनरेशन आर, तो कैसा होगा भाई, राउंड एंड येलो ही होगा। डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर क्या करेंगे, वर्क करेंगे।
तो गाइज ये थी आप लोगों की आज की क्लास। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी, क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कहाँ पर डाउट है, क्या चीजें नहीं समझ में आई है। मैं डेफिनेटली आप लोगों को रिप्लाई दूंगी। एंड अगर आप लोगों को ज्यादा ही प्रॉब्लम्स आएंगे इस चैप्टर में तो इसका एक वन शॉट रिवीजन वीडियो हम ले आएंगे, दोबारा जनवरी में लेकर आ जाऊंगी, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा मुझे पता है मुश्किल है चैप्टर, बट काफी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इसके बाद एक बार एनसीईआरटी बुक आप जरूर पढ़ लेना, मैं आपको रेफर करती हूँ। एक बार एनसीईआरटी पढ़ लोगे ना तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। एंड आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस या फिर लाइफ प्रोसेस। एंड सब्सक्राइब अगर अभी तक भी नहीं कर रखा है आप लोगों ने तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।